हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है रेशियो, प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स, उसके दो पार्ट्स कवर कर ली है, रेशियो एंड प्रपोर्शंस। और अभी हमारे पास जो बचा हुआ है वो है इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स। मैंने चैप्टर के बिगिनिंग में कहा था कि जैसे रेशियो और प्रपोर्शन जुड़े हुए हैं, सिमिलरली इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स आपस में जुड़े हुए हैं। जितना अच्छे से आप इंडिसेस को समझेंगे, इंडिसेस के ऑपरेशंस को समझेंगे, इनके लॉज को समझेंगे, उतना ही और बेटर तरीके से आप लॉगरिथम्स को भी समझेंगे। और उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि लॉगरिथम्स को क्यों हमें इन्वेंट करना पड़ा, लॉगरिथम्स को क्यों लाना पड़ा, लॉगरिथम्स की क्या यूटिलिटी है। वो सब आपको तब पता चलेगा जब इंडिसेस और इंडिसेस के ऑपरेशंस को अच्छे से समझेंगे। अब इस चैप्टर में हमारे दो ही कंपोनेंट्स है, एक इंडिसेस बचा है और एक लॉगरिथम बचा है, तो हमारा ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है बुक में, और हम जो पढ़ रहे हैं सबसे हमारा फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, इसके अलावा हमने 4 चैप्टर्स कर लिए है एलआर से, वो हमारा एक चैप्टर बचा है जो इसके बाद में करवाऊंगा, तो एलआर आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो आइए मेरे साथ बड़े गौर से देखेंगे, बिकॉज जैसे मैंने पहले ही कहा कि लॉगरिथम्स के लिए काफी जरूरी है, बिकॉज लॉगरिथम्स इवेंचुअली यहाँ से ही फ्लो होते हैं। तो यहाँ जितना आप ध्यान रखेंगे उतना आप बाद में लॉग को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए अपने पास शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, जिन बच्चों ने हमारे साथ फ्रैक्शन वाला क्लास देखा होगा उनको पता होगा, मैं अभी इस चीज को जस्ट एक बार आपको बता देता हूँ हमने क्या किया था। हमने बताया था कि हमारी जो नंबर लाइन है इस पे बहुत टाइप के नंबर्स लाई करते हैं। अगर मैं इसको जीरो से शुरू करूं या जीरो में यहां रखूं, तो यहाँ मेरे पास जो पहला होल नंबर आएगा वो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, और नेगेटिव में मेरे पास -1, -2, -3, अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो -4। और ये लाइन मेरी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी और ये मेरी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। पॉजिटिव नहीं लिखते, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। ये हमने समझा था। इसके बाद हमने कहा था कि हम इन नंबर्स पे बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, हम इस पे एडिशंस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन जो बेसिक ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। और ये हमने बताया था कि ये सब इस नंबर लाइन के बेसिस पे हम आपको बता सकते हैं कैसे होगा। अगर हमें 1 और 2 जोड़ना है तो 1 ये है, इसमें आप 2 1 और जोड़ लीजिए तो आप 3 तक आ जाएंगे। ये हमने बताया हुआ है, सारा डिटेल में बताया हुआ है फ्रैक्शंस में। अगर हमने 5 - 3 करना चाहते हैं तो आप 5 यहाँ आइडेंटिफाई कर लीजिए, इसमें -1 कर लीजिए, तो आप 5 - 2 करना चाहे तो 5 - 2 3 तक आ जाएंगे। इसके बाद हमने कहा था कि मल्टीप्लाई अगर करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होता है, रिपीटेड एडिशन। ये हमने बोला है रिपीटेड एडिशन, कि अगर हम किसी भी नंबर को रिपीटेडली ऐड करना चाहते हैं तो हम मल्टीप्लाई नोट करते हैं। सपोज 3 + 3 + 3 + 3, अगर मेरे पास ये 4 टाइम्स है तो मैं इसको 3 × 4 लिख सकता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही है रिपीटेड एडिशन। सिमिलरली डिवीजन का मतलब हमने बताया था, अगर मेरे पास 12/4 करना है, 12/3 करना है इज इक्वल टू 4 का मतलब है कि अगर मैं 12 में से 3 माइनस करूं तो हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 12 टू मेक द रिजल्टेंट सम 0। ये हमने पढ़ा था। तो अगर मैं देखूं 4 बार मुझे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इससे फिर हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी क्या होती है, कि अगर रिमाइंडर 0 आए तो डिविजिबिलिटी, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं है। तो ये सब हमने फ्लो किया था थ्रू नंबर लाइन। इसके बाद हमने समझा था कि अगर मैं इसको, जो होल नंबर्स हैं इनके बीच में बहुत सारे हमारे छोटे छोटे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था फ्रैक्शन रेशियो के केस में। तो यहाँ पे 1/2 लाई करेगा, यहाँ पे 1/4 लाई करेगा, यहाँ पे इसी तरह हमारा 3/4 लाई करेगा एंड सो ऑन, जिसकी हमने डेसिमल फॉर्म भी पढ़ी थी। तो ये डिस्कशन हमने ऑलरेडी किया हुआ था, यहाँ से हम डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इंडिसेस की तरफ। क्या होता है हमारे पास इंडिसेस। अगर मैं आपसे कहूं तो हमने समझा ये, इसका मतलब होता है 2 × 4 = 8। हमने इसका मतलब ये समझा, मल्टीप्लाई या रिपीटेड एडिशन। पहले हमने नंबर लाइन पे एडिशन को समझा, फिर हमने एडिशन से मल्टीप्लिकेशन को समझा। अब अगर मैं आपसे बोलूं
ये टर्म का मतलब बताइए, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। तो हमने रिपीटेड एडिशन तो समझ लिया, ये मेरे पास क्या हो गया, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं किसी चीज को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं रिपीट करके, यहां पे मेरे पास है 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसको डिनोट करने के लिए, जैसे हमने इसको डिनोट किया मैथमेटिकली 2 इंटू 4 से, इसको डिनोट करने के लिए एक फॉर्म हमारे पास जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे इसको डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं मैथमेटिकली 2 ऊपर छोटा पावर रेज पावर 4। तो इस टर्म का, इस टर्मिनोलॉजी डिनोशन का क्या मतलब है कि 2 को मुझे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, इसका मेरा रिजल्टेंट सम क्या आएगा, 16। तो 16 का क्या मतलब है, 2 रेज पावर 4। तो इस डिनोशन का मतलब है कि ये जो हमारे पास 2 है, इसको मुझे सेल्फ मल्टीप्लाई करना है 4 बार। तो अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूं तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, a रेज पावर x, और कभी ऐसे भी लिखते हैं x रेज पावर n, जो भी लिखना चाहे। इसका मतलब है x को मल्टीप्लाई करना है, x को मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, n टाइम्स, n टाइम्स। x को मल्टीप्लाई करना है अपने पास 10 टाइम्स, n टाइम्स। तो ये हमारी हो गई जनरल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इस x को हम क्या बोलते हैं, x को हम बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं पावर, या बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट। तो यही से वो सारी टर्म्स निकली है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बिकॉज इसकी जो ग्रोथ है वो काफी स्टीप है। सपोज 2 इंटू 4 मेरे पास 8 है, लेकिन 2 इंटू 4 मेरे पास 16 है। अगर आगे बढ़े 2 इंटू 5 मेरे पास कितना है, 10, बट 2 रेज पावर 5 मेरे पास कितना है, 32। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ बड़ी स्टीप है और उसकी ग्रोथ कांस्टेंट है। दिस ग्रोथ इज कांस्टेंट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और दिस ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये आगे हमें पढ़ना भी है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के क्या रीजन और कैसे हम करते हैं। तो अभी आप देख लीजिए कि इस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जहां हमारे पास 2 बेस माना जाता है और इसको हम पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। यहां तक ये चीज आपने समझ ली होगी, ये बस इसको डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। बाय डेफिनेशन क्या होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि अगर हम किसी नंबर को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके बेसिस पे हम उसका रिजल्ट समझ पाए, ठीक है। अब मैं आपके साथ कुछ टर्म्स लिखूंगा, मैं आपके साथ कुछ टर्म्स लिखूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे उनका मतलब बताओ, ठीक है। तो क्योंकि हमने फॉर्म समझ ली है, मैं सपोज यहाँ पे लिख रहा हूँ, गौर से देखेंगे, काफी सीरियस डिस्कशन है ये, और इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, और इस समझने के लिए भी जरूरी है। मैं बोलूंगा 2 रेज पावर 6, क्या मतलब है इसका, आप क्या समझे, इसका मतलब है 2 इंटू टू इंटू टू, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, विच इज इक्विवेलेंट टू 32। अब मैं आपसे बोलूं 2 रेज पावर 5, पावर्स पे ध्यान देंगे, 2 को मैंने एज बेस ले लिया, 64, ठीक है। आप बस पावर्स पे ध्यान देते जाइए, ये मुझे आपको इसे समझाना है कि कैसे वर्कआउट करता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये मेरे पास हो गया 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, विच इज इक्वल टू 32। सिक्सटीन, 8, पहले हम यहाँ तक अपना एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम इसको फर्दर ले जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको नंबर लाइन समझाई थी, ये मेरी नंबर लाइन है, ये मेरा 1 2 3 4 है, इसके पीछे मेरा 0 है, मेरे पास नेगेटिव नंबर्स, बिकॉज मैं नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की तरफ आना चाहता हूँ। पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स तो आप समझ गए सिंपली, कि 2 मेरे पास बेस है, मेरे पास पावर 6, तो मैं 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया,
ठीक है, और मेरा रिजल्ट आया 64। अब अगर मुझे 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो मुझे इसमें से एक 2 डिवाइड करना होगा, डिवाइड बाई 2। ऊपर मेरे पास 2 6 बार है और नीचे मुझे 2 चाहिए 5 बार मल्टीप्लिकेशन में, तो इसमें से एक 2 निकालूंगा मैं। तो मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, 64 डिवाइडेड बाई 2, मेरे पास 32 ही आएगा। 2 रेज पावर 6 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास 32 ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं 2 रेज पावर 5 से 2 रेज पावर 4 तक पहुंचना चाहता हूं तो मैं 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा। और मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 32 अपॉन 2, विच मींस 2 5 डिवाइडेड बाई 2, मेरे पास 16 आएगा। यहाँ पे भी मेरे पास 2 ही डिवाइड किया। अब फर्दर आप समझ गए, मैं डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ तो मैं कहाँ पहुंचा, 8 तक पहुंचा। अब मैं फर्दर डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ तो मैं कहाँ पहुंचा, 4 तक पहुंचा। इसको मैं फर्दर डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मैं कहाँ तक पहुंचूंगा, 2 तक पहुंचूंगा। तो अब अगर मैं इस सीक्वेंस को नंबर लाइन के इस तरफ ले जाना चाहता हूँ, मैं इस सीक्वेंस को नंबर लाइन के इस साइड ले जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा। यहाँ तक तो मैं आ गया इसको डिवाइड करके। ऊपर मुझे पता है कि ऊपर मैं जितना इसको ले जाऊंगा, ठीक है, जितना भी ऊपर ले जाऊंगा, जितना भी मेरी इसकी पावर बढ़ जाएगी, ठीक है, जितनी भी मेरी पावर इसकी बढ़ जाएगी, तो इवेंचुअली ये इंफिनिटी बन जाएगा, बहुत बहुत बड़ा टर्म बन जाएगा। 2 रेज पावर 500, 2 रेज पावर 6000, 2 रेज पावर 60000, तो ये मेरा उतना उतना ऊपर होता जाएगा। इसका ग्राफ बेसिकली ऐसे, अगर मैं देखूं 2 मेरे पास यहाँ पे है, 2 1 2 2 2 3, मैं ड्रॉ करना चाहूं तो मेरे पास ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगा। 2 रेज पावर 1 2, 2 रेज पावर 2 4, 2 रेज पावर 3 8 एंड 16 एंड सो ऑन। तो इसको आप छोड़ दीजिए, अभी आप इस पे ध्यान दीजिए कि ऊपर मुझे और इसको ले जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि जितना ऊपर जाएगा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। लेकिन अब मैं इसको नंबर लाइन के इस तरफ अगर ले जाना चाहूँ, बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, मैं आपको एक्सपोनेंट्स का नेगेटिव एक्सपोनेंट समझाऊं कि कहां से नेगेटिव एक्सपोनेंट्स आते हैं और उनकी क्या टर्मिनोलॉजी है। तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, अगर मैं इसी सीक्वेंस को ना छेड़ूं, 2 रेज पावर 0, ठीक है, 2 रेज पावर 0। तो अगर मैं इसी सीक्वेंस को फॉलो करूं तो मुझे 2 रेज पावर 0 कैसे निकलेगा, मुझे 2 रेज पावर 0 कैसे निकलेगा, 2 रेज पावर 0 कैसे निकलेगा, 2 रेज पावर 0 का मेरे पास लास्ट टर्म क्या है, 2 रेज पावर 1, मुझे इसको डिवाइड बाय करना पड़ेगा 2, जैसे मैं ऊपर से करता आ रहा, ठीक है, ऊपर से देखते जाइए। जैसे मैं 2 रेज पावर 7 को 2 डिवाइड किया, मैं 2 रेज पावर 6 तक आ गया। 2 रेज पावर 6 को डिवाइड किया 2, मैं 2 रेज पावर 5 तक आ गया। 2 रेज पावर 5 को 4 डिवाइड किया, मैं 2 रेज पावर 3 तक आ गया। समझो जब मुझे 2 रेज पावर 0 तक पहुंचना है तो मुझे 2 रेज पावर 1 को 2 से डिवाइड करना है, बिकॉज मैं इसी सीक्वेंस को ऊपर से नीचे तक फॉलो कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 1, ठीक है, मेरे पास आ जाएगा ये 1। अब मैं इस 1 तक नहीं रुकना चाहता, मैं इसे और नीचे ले जाना चाहता हूँ, यानी मैं नेक्स्ट निकालना चाहता हूँ अपने पास 2 रेज पावर -1, 2 रेज पावर -1। तो 2 रेज पावर -1 क्या डिनोट करता है हमारे पास, 2 रेज पावर -1 क्या डिनोट करता है हमारे पास। हम अपनी सीक्वेंस को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, हम इसी को फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब 2 रेज पावर 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और देखिए इसको, अगर मैं 2 रेज पावर -2 निकालना चाहूँ, अपनी नंबर लाइन को फॉलो कर रहा हूँ, तो कैसे आएगा, मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 1 है, इसको ऑर्डर बाई 2 कर लीजिए, तो मेरे पास आ जाएगा 1 2 स्क्वायर। थोड़ा और एक दो निकालते हैं तो उसके बाद मैं आपको ये नंबर लाइन पे जर्नलाइज करके बताता हूँ। तो मेरे पास आ गया, मैं और 2 से डिवाइड करूंगा, यहां तक हम रुक जाएंगे। इसको क्या करते हैं, 0.5 आ गया, 1/4 0.25, 1/8, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। तो अब मुझे इसको और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप पैटर्न समझ गए होंगे कि नेगेटिव एक्सपोनेंट का क्या मतलब है, 1 डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर नंबर का पॉजिटिव एक्सपोनेंट। दैट मींस अगर मैं आपको बोलूं a रेज पावर -n का क्या मतलब है, तो an तो हमने समझा था, an इज इक्वल टू a n टाइम्स a -n का क्या डिनोशन है कि 1 डिवाइडेड बाय
सेम चीज n टाइम्स। और अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आप गौर से इस चीज को देखेंगे, जनरलाइज करना चाहते हैं, आप an को छोड़ के 2 रेज पावर x देख लीजिए। अगर मैं इसको 2 रेज पावर x को डिनोट करता हूं तो 2 रेज पावर 0 मेरे पास 1 आ गया, 2 रेज पावर 1 मेरे पास 2 आ गया, 2 रेज पावर 2 मेरे पास 4 आ गया, 2 रेज पावर 3 मेरे पास 8 आ गया, और 2 रेज पावर 4 मेरे पास 16 आ गया। जितना जितना मैं 2 रेज पावर बढ़ाता जाऊंगा यहाँ से, तो मेरे पास फाइनली इंफिनिटी को चला जाएगा, उतना बड़ा ये होता जाएगा। और जब मैं नेगेटिव की साइड आता हूँ तो 2 रेज पावर -1 मेरे पास ये नंबर लाइन है, 1/2 आ गया मींस 0.5, 2 रेज पावर -2 मेरा 0.25, 1/4, 2 रेज पावर -3 मेरा 1/8 which is 0.125, और 2 रेज पावर -4 1/16 which is 0.0625, which implies जितना मैं यहाँ से नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता रहूंगा तो मेरा 2 रेज पावर -n किसकी तरफ जाता रहेगा, इन्फिनिटी, 0 की तरफ। ये मेरा फाइनली काफी स्मॉलर नंबर निकलेगा। जैसे ये मेरा काफी बड़ा नंबर निकलेगा, वैसे ये मेरा काफी स्मॉलर नंबर निकलेगा। यहाँ से जितना जितना मैं नंबर लाइन में जाने की कोशिश करूंगा नीचे, ठीक है। ठीक है अपने पास, तो ये मेरे पास नेगेटिव पावर्स की डेफिनेशन हो गई। तो अगर मेरे पास कोई भी नेगेटिव पावर आएगा तो मैं इसको इजीली अपने पास सॉल्व कर सकता हूं। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं 3 रेज पावर -3 का क्या मतलब है, तो आप मुझे बोल के मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 3 रेज पावर 3 और 1/27। अब अगर उल्टा बोलूं 1 डिवाइडेड बाई 3 -3 का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो इसको आपको पता ही है कि मैं इसको 1 डिवाइडेड बाई 133 लिख सकता हूं, तो वापस मेरा इफेक्टिवली 33 वहां पे बन जाए। ठीक है, ठीक है, ये हो गया एक तरीका। अब मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने नंबर लाइन में अपने होल नंबर्स और इंटीजर्स कवर किए, मैं चाहता हूं कि क्या मैं पावर्स को एज फ्रैक्शन ले सकता हूं, क्या मैं बेस को एज फ्रैक्शन ले सकता हूं? हाँ ले सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज मुझे पता है पावर्स कैसे डील करना है। मैंने फ्रैक्शन, अगर मैं 1/2 रेज़ पावर 4 आपको बोलूं तो आप बोलोगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। मैं आपको 3/2 रेज़ पावर 4 बोलूं तो आप बोलोगे 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। अगर मैं आपको बोलूं 3/2 रेज़ पावर -2, तो तब आप क्या बोलेंगे, अगर मैं आपको बोलूं 3/2 रेज़ पावर -2 तो आप यही बोलोगे 1/3 रेज़ पावर 2, 1/3 रेज़ पावर 2। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, बिकॉज आपने पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स के साथ डील करना सीख लिया अपने पास, पावर्स के साथ। अब मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को एक स्टेप आगे ले जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि अगर अब मैं जो मेरे पास पावर्स है, पावर्स को फ्रैक्शन करूं, क्या मैं पावर्स के फ्रैक्शन के साथ डील कर सकता हूं? यानी मैंने आपसे बोला कि 2 रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1 और 2 रेज़ पावर 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ से 2 रेज़ पावर -1 इज इक्वल टू 1/2 which is equal to 0.5। तो यहां तक हम आ गए, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, 0.5 हो गया। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि मेरे पास जो फ्रैक्शंस है, चाहे पॉजिटिव फ्रैक्शंस चाहे नेगेटिव फ्रैक्शंस, अगर मैं उनको एज पावर ले जाता हूं, तो इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का क्या मतलब है, ठीक है। अब इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। ये समझना आपके लिए काफी जरूरी है, तो इससे आप बेटर वे में एक्सपोनेंट्स को समझ पाएंगे। अब इस 0 और 1 के बीच में क्या है, 2 रेज पावर 1/2, ठीक है, 2 रेज पावर 1/2। और ये 2 रेज पावर 1/2 का क्या मतलब होता है, इस चीज किस चीज को डिनोट करता है? वैसे हमने समझा कि 2 रेज पावर 1 डिनोट करता है 2 को, 2 रेज पावर 2 डिनोट करता है 2 into 2 को, ये चीज हमने समझी। 2 रेज पावर -3 डिनोट करता है 1/2 into 2 को, तो ये हमने ऑलरेडी समझा। अब 2 रेज पावर 1/2 का क्या मतलब है, 2 का पावर आधा, 2 का पावर आधा का इसका मतलब क्या है, इस ये चीज किस चीज को डिनोट करता है? जब हम ये समझ जाएंगे किस चीज को डिनोट करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसका फर्दर निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है।
वही हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स नहीं पढ़े हैं, वरना मैं आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से समझा देता। इस चीज को आप पहले समझिए कि इसका क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। 2^1/2 का मतलब हो गया कि मुझे आप दो नंबर ऐसे दो, 1 और 2, दो नंबर ऐसे दो जिनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो वो 2 बन जाए, क्योंकि आधा पावर है। जैसे 2^1 मेरे पास 2 के बराबर हो गया, 2^2 मेरे पास 4 के बराबर हो गया, तो 2^½ का मतलब मेरे पास है कि मुझे ऐसा कोई नंबर दो जिसको मैं अपने साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 2 आ जाए, 2 का पूरा पावर आ जाए। अगर हम इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से समझना चाहते हैं, हमने पढ़ा नहीं है, वो आगे देखेंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये मेरे पास √2 है, ठीक है, मेरे पास √2 है, और ये मेरे पास √2 आ गया, तो फिर मैं इसको होल पावर ऊपर कर सकता हूँ। तो ये हम एक्सपोनेंट हम रूल्स पढ़ेंगे, उसमें बेटर तरीके से पढ़ेंगे कैसे हम इसको करते हैं। तो अब अगर मैं नंबर लाइन में ढूंढना चाहूँ मेरे पास, तो मेरे पास क्या वैल्यू निकलेगा, ठीक है, ये मेरे पास क्या भाई, मेरे पास लाई कहाँ करेगा नंबर लाइन पे, कौन सा नंबर है ये। अब सिंपली अपने कैलकुलेटर पे √2 कर लीजिए, ठीक है, वो हो गया 1.41, 1.414 मान लीजिए। तो इसका वैल्यू 1.414 है। उसका क्या मतलब है, अगर मैं 1.414 को 1.414 मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझिए, तब आपको, क्योंकि हम उसमें फर्दर इसमें नंबर लाइन में और फर्दर इसमें हम कर रहे हैं कि अगर मैं 2 1 मैंने बताया मेरे पास किसके बराबर होता है, 2 मेरे पास 2 के बराबर होता है, एंड 2 2 मेरे पास 4 के बराबर होता है, और 2 0 मेरे पास 1 के बराबर होता है। अगर मैं अब 2 1/2 बोलूं तो इसका मतलब मेरे पास 1.414 के बराबर हो गया, 1.414 के बराबर हो गया। तो ये कैसे मेरे बराबर हो गया, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1.414 को 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो मैं फाइनली 2 तक पहुंचूंगा, मैं फाइनली 2 तक पहुंचूंगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको डिवाइड बाई किया था 2 निकालने के लिए, तो यहाँ इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो मैंने इसको स्क्वायर रूट ले लिया। तो अगर मैं गौर से देखूं तो 2 1/2 का मतलब ही क्या है मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका मतलब है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये 2 का स्क्वायर रूट है। जब मैं 2 का स्क्वायर रूट इंटू 2 का स्क्वायर रूट करूंगा तो इवेंचुअली मैं 2 तक पहुंचूंगा, ठीक है। क्या हम और इस नंबर लाइन में कुछ प्रूव कर सकते हैं, ये मेरे पास 0 है, ये 1 है, 2 0 2 1 इज इक्वल टू 0, ये पास 2 है। तो अगर मैं ये 1/4 यहाँ पे 1/2 था मेरा, अब यहाँ पे मेरा क्या नंबर लाइन में 1/4, तो मैं चाहता हूँ कि 2^1/4 की वैल्यू निकालूं। तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते, 2^1/4, तो इसका मतलब मुझे ऐसा कोई नंबर बताइए जिसको मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। यहाँ 1/4 होगा, यहाँ 3/4 होगा, पहले 1/4 निकालते हैं। जिसको मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूं, जिसको मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 2 आ जाए। इसी को मैं लिख सकता हूं अपना रूट की फॉर्म में ऐसे, 4th रूट ऑफ 2, यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसको मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 2 आ जाए। ये दोनों डिनोशन सेम है, ठीक है। अगर मैं कुछ नहीं लिखता तो आपको पता है ये स्क्वायर रूट ही माना जाता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको पावर जोड़ता हूँ तो ये वो वाला रूट nth रूट माना जाता है। तो दिस सिग्निफाइज nth रूट। अब nth रूट होता क्या है, nth रूट होता है ये बोल रहा हूँ nth रूट ऑफ x। इसका मतलब मैं बोलता हूँ मुझे कोई ऐसा नंबर बताइए जिसको मैं n बार मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो मेरा x आ जाए, ठीक है। जैसे वो हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हो गई रूट फॉर्म, ऐसे समझ लीजिए। फिर वापस आएंगे फ्रैक्शंस की तरफ, कि अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि 2^5 होने के साथ इज इक्वल 32, तो इसको लिखने का एक ढंग ये भी है कि 32 का 5th रूट, ठीक है, इज इक्वल टू 2। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करूं तो मैं 32 तक पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब यही है। जैसे कभी लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ 27, क्या लिखते हैं आंसर 3, बस 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हम इधर पहुंच जाएंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3 का मतलब हो गया 27 इज इक्वल टू 3 क्यूब, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज है, बट काफी सिग्निफिकेंट चीज है। तो अब हम यही कॉन्सेप्ट एक्सटेंड कर रहे हैं फ्रैक्शंस पे, ठीक है, हम यही कॉन्सेप्ट एक्सटेंड कर रहे हैं फ्रैक्शंस पे।
ठीक है। तो अब मैंने कहा कि अब मुझे 2 रेज़ पावर 1/4 चाहिए, 2 रेज़ पावर 1/4 चाहिए। सपोजली 2 रेज़ पावर 1/4 इज इक्वल टू x, किसी x के बराबर होगा। तो इसका मतलब अगर मैं मान लूं, इसका मतलब 2 इज इक्वल टू x रेज़ पावर 4, ठीक है। तो यानी 4th रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू x, जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था। वापस हम उसी चीज की तरफ आ गए। अब मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, ठीक है। अब वापस अपने नंबर लाइन की तरफ आए तो शायद आप इसका वैल्यू प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म का डिफरेंस भी समझ आ जाएगा। मैंने कहा 2 रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 रेज़ पावर 1 इज इक्वल टू 2, और 2 रेज़ पावर 1/2 मेरा क्या हो गया, रूट 2 इज इक्वल टू 1.414। अब मैं आपसे बोला मुझे ये नंबर बताइए यहाँ पे, जो कि है 2 रेज़ पावर 1/4। तो आप क्या कर लीजिए, 2 को एक बार और दो बार रूट करेंगे तो मेरे पास आ गया 1.189। इसका मतलब है 1.189 इंटू 1.189 इंटू 1.189 इंटू 1.189 मेरे पास इसके बराबर आना चाहिए 2 के बराबर। अब एक बार कर लीजिए, ठीक है। तो मेरा इसमें आंसर क्या आ गया, 1.189। तो यहाँ पे मेरा पर्पस क्या है, आपको समझाने का कि फ्रैक्शंस की पावर का मतलब क्या होता है। ऑपरेशंस हम इसे कर पाएंगे जितने मर्जी कर ले, लेकिन पर्पस ये है कि आप समझ पाओ कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये होगा कि 1.189 को अगर मैं, ठीक है, 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो मैं 2 तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, तो इसका मतलब है कि अगर मैं 1.189 को 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो मैं 2 तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 रेज़ पावर 1/4 इज इक्वल टू 1.189। इसी को मैं ऐसे, जो मैंने यहाँ पे दिखा, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया एक्चुअली। और इस वैल्यू का मतलब क्या है, कोई ऐसा नंबर बताइए जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करें हम 2 तक पहुंच जाए। तो क्या आप 2 जो है 3/4 निकाल पाएंगे, 2 3/4 क्या आप निकाल पाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गया, 1.68, 1.68। अब इसका मतलब समझ लीजिए, 2 3/4, 2 रेज़ पावर 3/4, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं। मेरे पास 2 रेज़ पावर 3 अलग ले लेता हूं और 1/4 सेम चीज अलग हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब वापस वही निकला कि कोई ऐसा नंबर बताइए मुझे, कोई ऐसा नंबर बताइए जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर सकूं, यानी 3/4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, अगर इसको लिखना चाहूं, मेरे पास नंबर क्या आया था, मेरे पास नंबर क्या आया था, 1.68, 1.68 रेज़ पावर 3/4 इज इक्वल टू 2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1.68 रेज़ पावर 3, इसको ऐसे ही रखा, इज 4th रूट ऑफ 2, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये सारे मेरे लिखने के तरीके, बिकॉज आगे मुझे इन सब तरीकों से अपना अप्रोच करना होगा सॉल्यूशंस को। इसी चीज को लिखने के अलग अलग ढंग है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपना, अगर हम फ्रैक्शंस को नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। एक बार आप मेरे साथ आएंगे, अगर हम फ्रैक्शंस को नेगेटिव में लेना चाहते हैं, 2 रेज़ पावर 0 मेरा किसके बराबर आ गया, मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ किया था, 2 रेज़ पावर 0 मेरा इक्विवेलेंट टू आ गया 1। 2 रेज़ पावर 1 को डेफिनेशन मैंने बताया 2, 2 1/2 को मैंने बताया आपका ये रूट 2 के बराबर होता है, ये रूट 2 के बराबर होता है। तो इसको हमने क्या लिखा अपने पास, इसको हमने अपने पास लिखा 1.41। इसके बाद 2 रेज़ पावर 1/4 हमने निकाला था, मैं इसको बताया 4th रूट ऑफ 2 होता है डेफिनेशन।
किसी नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा। तो मेरे पास नंबर क्या आया था 1.189। ऐसे में 2 रेज़ पावर 3/4 बताया था आपको, ये क्या होता है मेरे पास 4th रूट ऑफ 2 और रेज़ पावर 3 है, बिकॉज ये 2 1/4 तो मेरे पास 4th रूट ऑफ 2 आ गया, और जो 3 की पावर है मेरे पास एज इट इज है। ठीक है, इसको आप समझना है कि रूट अगर मैं 4th और 2 लिखता हूँ तो मतलब 2 रेज़ पावर 1/4 होता है, मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, ये आपको आगे काम भी आना है। ये मेरे पास पावर, ये मेरे पास क्या वैल्यू आया था 1.68। ठीक है, कैसे करेंगे 1.68 इंटू 1.68 इंटू 1.68, आपका आ गया 4.74। ठीक है, वन पॉइंट सिक्स एट आ गया। ठीक है, ये आपको एक चीज यहाँ पे और नोट करवा देता हूँ कि 2 रेज पावर 3/4 का मतलब हो गया 2 1/4 रेज पावर 3, मैंने आपको यहाँ पे बताया ऑलरेडी। और 2 1/4 मेरे पास वैल्यू ऑलरेडी आया हुआ है 1.189। 1.189, तो इसको अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा आना चाहिए ये वैल्यू जो मैंने ऑलरेडी इसका वैल्यू निकाला हुआ है। ठीक है, 1.68। तो अब आप देख लीजिए कि नेगेटिव में इसका क्या मतलब होगा। तो यहाँ पे 2 रेज पावर -1 का क्या मतलब है, ये आपको ऑलरेडी पता है 0.5, ये आपको ऑलरेडी पता है 0.5, और 1/2 आप बोल लीजिए। इसके अगर मैं यहाँ पे अब 2 रेज पावर -1/2 निकालना चाहूँ, ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, जो अपने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए। नेगेटिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है 2 रेज पावर 2 1/2, जिसका मतलब हो गया 1/√2। ठीक है, वही चीज जो हमने ऊपर पढ़ी थी, ये यहां से मैं ले आ रहा हूँ इधर से। ठीक है, तो √2 की मेरे पास वैल्यू आ गई है 1.41, तो 1 डिवाइड बाई 1.41 कर लीजिए, तो मेरे पास आ गई 0.70। आप समझ रहे हैं, ये मेरे पास 1 से बढ़ के 2 की तरफ जा रहा है, मेरे पास 1 से घट के 0.5 की तरफ जा रहा है। उसके बाद जब आगे जाएंगे तो तब मेरे पास 0 की तरफ जाएगा, पहले पढ़ा था मेरे पास 0 की तरफ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, ये यहाँ से 1 90 80 70 60 कर 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 करके आपके पास माइनस कर करके आपके पास 0.5 तक पहुंच जाएगा, 0.5 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे मेरे पास क्या नंबर होगा, ये -0.5 हो गया, -3/4 होगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या नंबर होगा -1/4 होगा। तो आप सेम रीजन यूज कर सकते हैं, 2 रेज पावर -1/4 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 1/4, बस 2 1/4 की वैल्यू आ गई है 1.189। तो ये मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 2 1/4 की वैल्यू आ गई है, ये इधर 1/4 और ये इधर -3/4। ठीक है, पहले इधर कर लेते हैं, तो ये हो गया 2 1/4, मेरे पास वैल्यू आ गई है 1.189, 1 डिवाइड बाई 1.189, तो मेरे पास ये आ गया 0.84। ठीक है, और जैसे आप ये करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली हुई है 1 डिवाइड बाई 1.68, तो मेरे पास आ गया 0.59। तो फाइनली ये रिड्यूस हो के 0.5 तक आ जाएगा, जो हमने पहले ही समझा हुआ है। ठीक है, ये चीज भी हो गई। अब एक लास्ट इसका मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक लास्ट बार ये पूरी नंबर लाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज आप इसको ऐसे मान लीजिए कि एक बैक्टीरिया है जो जिसकी क्या क्वालिटी है कि ये अपने आप को कंपाउंडिंग करता है डबल। ठीक है, डबल करता है, तो आप देखिए कि कैसे ग्रो होगा। अगर ये एक है तो एक से क्या बनेगा, फर्स्ट कंपाउंडिंग पे 2। ठीक है, ये हो गया टाइम लाइन मेरे पास 0, इसको 2 रेज़ पावर 0 बोलते हैं, और ये फर्स्ट कंपाउंडिंग हो गई 2 बनेगा। सेकंड कंपाउंडिंग पे क्या बनेगा अपने पास 4, थर्ड कंपाउंडिंग पे क्या बनेगा 8। ठीक है, फोर्थ कंपाउंडिंग पे क्या बनेगा 16 एंड सो ऑन। तो जितना ये बढ़ता जाएगा मेरे पास वैल्यू नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स, उतना ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, वो ध्यान से समझेंगे उसको कि हम एक लास्ट समझना चाहते हैं।
अब अगर मैं आपको बोलता हूँ नेगेटिव में आप मान लीजिए एक बैक्टीरिया है जिसका नेचर है कि अपने आप को हाल करता है, अपने आप को आधा करता है। तो अगर टाइम 0 पे ये एक मेरे पास अवेलेबल है, तो टाइम 1 पे ये क्या करेगा, अपने आप को आधा करेगा, या 0.5 बोल लीजिए। और टाइम 2 पे अपने आप को क्या करेगा, 1/4 करेगा, 0.25 बोल लीजिए। टाइम 3 पे क्या करेगा, 1/8 करेगा, 0.125 बोल लीजिए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 3 है, मैं यहाँ पे 2 4 2 5 3 2 6 1/64 आ जाएगा, तो अपने आप को क्या करेगा, 0.01564। तो जितनी जितनी ये जितना 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 ये हाल होता जाएगा, उतना उतना ये इसकी जो वैल्यू है नेट, वो बहुत कम होती जाएगी, और फाइनली वो अप्रोच करेगी जीरो को भी होगी नहीं, बिकॉज जितना मैं डिवीजन करूंगा नंबर छोटा होता जाएगा, बट जीरो कभी होगा नहीं। तो जितना ये एन मेरे पास इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मेरे पास जो ये वैल्यू है इसका, ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। बट टाइम जीरो में मेरे पास ये एक ही अवेलेबल है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। फ्रैक्शंस का फिर क्या मतलब, अगर मैं इन बिटवीन ले लूं इसको, कि अगर मैं फर्स्ट कंपाउंडिंग ना देख के आधा कंपाउंडिंग देखूं, मैं आपको से ऐसे बोलूंगा इस चीज को, अगर आपको और इसमें समझने की कोशिश करनी है, ताकि कॉन्सेप्चुअली कोई गैप ना रहे, कि मैंने कहा एक बैक्टीरिया जो तो टाइम 0 पे 1 है, और टाइम 1 पे मेरे पास 2 है। तो अब आप गौर से देखिए, इसका मतलब ये है क्या, कि ये यहाँ 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 यहाँ, थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, कि यहाँ 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 यहाँ, इधर 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 इधर, इसका मतलब इधर तक ये एक होगा, और सडनली जब टाइम 1 आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। क्या ये ऐसा इसका मतलब होता है? दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि मेरे पास 2 0 के टाइम पे क्या है, 1 है, और 2 1 के टाइम पे क्या है, 2। बट क्या कॉन्सेप्ट ये है कि इधर तक, यानी नंबर लाइन के इस पोर्शन तक के 1 ही होगा, और सडनली एक दिन में बन के 2 हो जाएगा? नहीं, हम ये कह सकते हैं कि जो कंपाउंडिंग हुई है वो तो फ्रीक्वेंट हो सकती है, वो तो हो सकती है कि वो इंस्टेंटेनियस कंपाउंडिंग हो। तो उस केस में क्या होगा, कि अगर मैं कहीं यहाँ पे देखना चाहूँ कि बस कितने बैक्टीरिया होंगे इधर, ये मैंने नंबर लाइन को 1/2 कर दिया, तो इसको मैं डिनोट करता हूँ 2 रेज़ पावर 1/2, मेरे पास आ गया 1.41। मेरे पास क्या आ गया, 1.41। अब इसका क्या मतलब है, कि अगर मेरे पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1.41 बैक्टीरिया है, तो अगर मैं इनको फिर डबल करूं तो मेरे पास 2 बन जाएगा, जो मैंने आपको बताया 1.4 × 4 × 1.4 = 2। तो अब जब मैंने यहां तक ले लिया, मैंने कहा कि 2 0, मैंने कहा कि 2 0 मेरे पास बराबर है 1 के, और 2 1/2 मेरे पास बराबर है 1.414 के। तो अब मैं यहाँ पे सेम क्वेश्चन फिर से कर सकता हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ तक के 1 हो और सडनली इजीली 1.414 हो गया हो? नहीं, हो सकता है कि पहले मैं यहाँ पे ले लूं, तो उसको मैं बोलता हूँ 2 1/4। तो जब मैं इसको करता हूँ तो मेरे पास फर्दर डिवीजन में आ जाएगा 1.189। ठीक है, नेगेटिव में भी सेम चीज है 1.189। तो 1.189 का क्या मतलब है, कि मेरे पास 1/4 टाइम पे ये 1.189 थे, इसको 1.49 करके मेरे पास 1.414 हो गए, फिर और डबल हो गए, तो मेरे पास टाइम 1 पे 2 हो गए। तो कुल मिला के ये इसका हो गया मतलब। आई होप आपकी डिस्कशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप पहचान पाओगे प्रैक्टिकली कि जब हम लिखते हैं ऐसी कोई टर्म x⁴1/n, इसका क्या मतलब है। सॉल्व तो आप कर ही लोगे, बट मतलब क्या है जब हम इस चीज को लिखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, आई होप आप डिस्कशन अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम अप्रोच करते हैं अपना लॉ ऑफ इंडिसेस की तरफ। लॉ ऑफ इंडिसेस, ठीक है, इंडिसेस के 4 लॉज है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिकली अगर हम गौर से देखें, तो इन लॉज में कुछ ऐसा नहीं है जो कोई एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से एस्टेब्लिश ना कर पाए। क्या लॉ है? पहला लॉ है a⁴m × a⁴n = am + n। वैसे मुझे बताइए इसमें समझाने वाला क्या है, ये तो आप खुद समझ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग से। अगर मेरे पास 2⁴ है, और मैं आपको बोलूं × 2⁴ करना है, तो क्या मतलब, इसको ब्रेक कर दीजिए, ये हो गया 2 × 2 × 2 × 2, इंटू तो है ही बीच में, ये हो गया 2 × 2 × 2। तो अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास, अगर मैं इसको वापस रीअरेंज करूं तो 2⁴7 बन जाएगा, which is equal to 2 4 + 3। तो अब इस लॉ में ऐसा समझाने वाला क्या है, ये तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से, बाय डेफिनेशन से ही आप समझ गए। जब मुझे पता है कि 2⁴ का मतलब है कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, और 2⁴ का मतलब है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब अगर मैं आपको बोलूं 2⁴ 2⁴3, तो आप सिंपली बोलेंगे 2⁴7 इसका मतलब होना चाहिए। मैं इसको अगर ब्रेक भी करूं तभी मैं उसी स्टेज तक पहुंच जाऊंगा। सिमिलरली अगर दूसरा रूल देखें, तो a⁴m - a / a⁴n,
तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, ए एम माइनस एन। तो ये सेम चीज देख लीजिए, अगर मेरे पास 3 रेज पावर 4 है या 5 है और 3 रेज पावर 2 इनको डिवाइड करना है, तो आप देख लीजिए अगर मैं इनको ब्रेक करता हूँ तो क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, और डिवाइड बाई 3 इंटू 3, 2 बार डिवाइड करना है। तो अगर मैं इनको कैंसिल आउट करूँ तो बस क्या बचेगा, 3 रेज पावर 3। तो यही मेरा सेकंड रूल है कि अगर ए रेज पावर एम को डिवाइड बाई करना हो ए रेज पावर एन, बराबर होता है ए एम माइनस एन। ये चाहे फ्रैक्शन में पावर हो किसमें, वो हमने समझ लिया, वो फ्रैक्शन में हो किसमें हमने समझ लिया, ठीक है। एक एक और रूल ये बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं ए एम उसके बाद इसका पावर एन करूं तो मुझे पावर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब इस रूल में भी कुछ खास नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 2 रेज पावर 4 या 3 कर लीजिए और रेज पावर 4 कर लीजिए, ये इज इक्वल टू 3 2 into 4 इक्वल टू रेज पावर 12 है। इस मल्टीप्लिकेशन रूल का क्या मतलब है, इसको ब्रेक कर लीजिए अपने पास, 2 into 2 into 2 रेज पावर 4, यानी ये सारा मेरे पास 4 बार है। अब इसको मैं फर्दर ब्रेक करूं, 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है, एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया और ये 4 बार हो गया। इसमें करना क्या, तो सिंपली मेरे पास 12 टाइम्स आ गए, इसको मैं 2 रेज़ पावर 12 लिख सकता हूँ। इस चीज को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरी डिस्कशन आज प्रॉपर्ली समझ ली होगी, देख ली होगी, तो आप देखेंगे ये रूल्स कुछ नहीं है, कॉमन सेंस की बातें है सारी। कॉमन सेंस की बात है कि मुझे इसका एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू पता है कि इसका क्या मतलब है, एक्चुअल में ये चीज किस चीज को डिनोट करता है, तो ये रूल्स एस्टेब्लिश करना कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा रूल मेरे पास यही है कि अगर मेरे पास एक नंबर के 2 पावर्स है तो मैं पावर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, डिवीजन में माइनस करूंगा, मल्टीप्लिकेशन में ऐड करूंगा, ये सारा मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया हुआ है। एक लास्ट रूल है, ठीक है, उसे क्या मतलब है, अगर मेरे पास a इंटू बी का पावर n है, यहाँ पे इंटू है, मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको a n इंटू बी एन लिख सकता हूँ। अभी देखिए इस रूल में भी कोई खास चीज नहीं है, यहाँ पे मैं 2 पे लिख रहा हूँ, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आप 2 3 4 5 टर्म्स पे एक्सटेंड कर सकते हैं, बिकॉज लॉजिक सेम है। अब इसमें क्या है, a इंटू बी एन का मतलब पावर अलग ले सकता हूँ, बीच में इंटू है, इसको ध्यान रखिए। इसका मतलब है कि मेरे पास 3 इंटू 2 रेज पावर 4 है, तो उसको मैं 6 रेज पावर 4 मेरे पास एक्चुअली आ गया ये। पर ये क्या है कि इसको मैं ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 4 इंटू 2 4, ठीक है, तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जब मैं इसको स्प्लिट करूं तो ये आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 3 रेज पावर 4 हो गया, 2 रेज पावर 4 हो गया, बात वही हो गई, 3 इंटू 2 रेज पावर 4। तो आप इसको ऐसे लिखिए या आप इसको ऐसे लिखिए, इन बोथ केस में आपका सोल्यूशन जो है सेम ही आना चाहिए, बिकॉज लॉजिकली भी हम सेम ही चीज कर रहे हैं, ठीक है। ये इसमें कुछ ऐसा समझने वाला है नहीं, ये रूल्स मैं आपको एक बार नोट डाउन करवा देता हूँ, इनका लॉजिक बिल्कुल इजी है, और इनका लॉजिक छुपा ही है किस चीज में, जो हमारे पास डेफिनेशंस है इंडिसेस की। एक बार रूल लिख देता हूँ फिर से आपके लिए, ए रेज पावर एम और ए रेज पावर एन का मतलब होता है ए एम प्लस एन। इसे मुझे नहीं लग रहा कि याद करने की जरूरत पड़नी चाहिए, बिल्कुल आसान सा और अंडरस्टैंडिंग लॉ है, ठीक है। अगर 2 पावर है किसी नंबर तो पावर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और अगर दोनों नंबर्स का कॉमन पावर तो उनको पावर को मैं अलग अलग कर सकता हूँ, बशर्ते कि वो मल्टीप्लिकेशन में हो। अब आप a प्लस बी एन को लिखना चाहे ए एन प्लस बी एन तो वो गलत है। ये चीज हम कहाँ पढ़ते हैं, बाइनोमियल फॉर्म में, वहां पे वो अलग चीज, किसको कैसे करते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर जहाँ पे आपने कड़ा किया होगा, ए प्लस बी क्यूब का निकाला होगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर मेरे पास ए बी एन है तो मैं इसको ए एन इंटू बी एन लिख सकता हूँ, मेरे पास ए बी सी एन है तो मैं इसको ए एन इंटू बी एन इंटू सी एन लिख सकता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे रूल्स खत्म हो गए। अब मैंने आपको कुछ डिनोशंस दिखाने हैं, तो मैं सीधे आता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। कुछ मैंने आपको दिखाना है, वो क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं, मैं समझाया हुआ है कि a रेज पावर n इज इक्वल टू x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं दोनों साइड क्या बोलते हैं, a 1/n, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a इज इक्वल nth रूट ऑफ x, ये एक तरीका होता है लिखने का, ठीक है। एक और तरीका लिखने का क्या होता है, a इज इक्वल x रेज पावर 1/n। सारे लिखने के लिए मैंने आपको सारा समझाया, लिखने के तरीके होते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखिए।
अगर मैं 2 रेज पावर 3 को 8 लिख सकता हूं तो इसका मतलब है 2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, इनडायरेक्टली इसका मतलब होता है 2 इज इक्वल टू 8 रेज पावर 1/3। ठीक है, 8 रेज पावर 1/3, वहां से कोई नंबर आ जाएगा जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करके 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 रेज पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 8 रेज पावर 1/3 का मतलब क्या हो गया, 2 ही हो गया। 2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो 8 तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको फ्रैक्शन पे समझाया हुआ। ये लिखने के तरीके हैं। नेगेटिव में क्या करेंगे, अगर मेरे पास a रेज पावर माइनस एन है तो इसको आप क्या 1/an लिख सकते हैं, और अगर मेरे पास 1/a माइनस एन है तो आप सिंपली इसको a/n लिख सकते हैं, बिकॉज फाइनली अगर इस माइनस को मैं वापस अपनी शेप में ले आऊं तो मेरे पास ये a/n ही बनेगा। ठीक है, तो यहां तक मेरी इंडिसेस वाली डिस्कशन पूरी कंप्लीट हो गई। इससे मैंने लॉगरिथम का भी कुछ कुछ पोर्शन कवर किया जो आपको नहीं पता चला, जो हम लॉगरिथम करेंगे तब पता चलेगा कि लॉग्स की फाइनली जरूरत क्यों पड़ी। तो ये जो माइन्यूट वैल्यूज है बीच में, ये हम फिर लॉग की हेल्प से निकालते हैं, जो हमने आपको दिखाया अभी, जो बीच में नंबर लाइन के बीच में नंबर्स लाई करते हैं उनको फिर लॉग की वैल्यू से हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि आपसे इंस्टीट्यूट इस कंसेप्ट पे कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, आपसे इंस्टीट्यूट इस कंसेप्ट पे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है। ये मेरे पास मैंने बुक ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। लॉज मैंने आपको सारे समझा दिए, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, वैसे सब कुछ आपका, सब कुछ आप अपना बेस्ड अपॉन जो अंडरस्टैंडिंग जो डिस्कशन है उससे निकाल सकते हैं। अगर वो क्वेश्चंस करने में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो एक बार आप गो थ्रू हो जाइए, एक बार आप गो थ्रू हो जाइए जो मेरे पास डिस्कशन मैंने किया है, फ्रैक्शंस का डिस्कशन पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये डिस्कशन देख लीजिए, और उसके बाद आप क्वेश्चंस को अप्रोच कीजिए। ठीक है, अगर उसके बावजूद आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फर्दर इसमें बताऊंगा कि कैसे क्या हमने अराइव किया है। पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल फिनिश करेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास, एग्जांपल रादर मेरे पास x रेज पावर a into y माइनस b, इसका होल पावर है 3। ठीक है, इसके बाद इनटू है एक अलग टर्म है, इसका मल्टीप्लाई है x3 y2 और माइनस a। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने करना है सिंप्लीफाई। तो देख लीजिए मेरे पास सबसे पहला अगर हम देखें यहाँ पे कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई में उनका मेरे पास कॉमन पावर है, क्या करूंगा सबसे पहले मैं ये जो पावर है उसको दोनों नंबर्स पे ले आऊंगा, तो मेरे पास क्या आ गया, ये xa इसका भी पावर 3, y माइनस b इसका भी पावर 3, अपना इंटू अपनी जगह, सेम यहाँ पे भी x3 इसका पावर माइनस a, y2 इसका पावर माइनस a। अब यहाँ पे एक और रूल, हमने फोर्थ रूल यूज किया, अब यहाँ पे आप कौन सा रूल यूज करेंगे, थर्ड रूल यूज करेंगे। ठीक है, बिकॉज एक ही पावर के दो नंबर है, तो x दो पावर्स को मल्टीप्लाई 3/a, y दो पावर्स का मल्टीप्लाई दो पावर्स का मल्टीप्लाई माइनस 3/b। ठीक है, इंट फिर से सेम चीज, x दो पावर्स का मल्टीप्लाई माइनस 3/a और y दो पावर्स का मल्टीप्लाई माइनस 2/a। ठीक है, अब देख लीजिए मेरे पास x और x कॉमन है, मल्टीप्लाई में है, तो कौन सा रूल यूज करूंगा, एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या बोलता है मेरे पास, x 3/a माइनस 3/a, तो ये मेरे पास माइनस है क्योंकि मेरे पास रूल प्लस का है, क्योंकि मेरे पास माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और y अगर देखें माइनस 3b और माइनस 2a। ठीक है, मेरे पास ये रूल भी यूज हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, x रेज पावर 0, मेरे पास क्या बचा y माइनस 3b माइनस 2a। x पावर 0 मेरे पास
1 की इक्विवेलेंट होता है, हमने पढ़ा हुआ है जब मैंने 2 रेज़ पावर 0 आपको समझाया, टाइम 0, मेरे पास 1 हो गया, और y मेरे पास आ गया -3b - 2a, जो कि मेरे इस क्वेश्चन में पास सोल्यूशन है। लेकिन अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो मैं इस माइनस पावर को नीचे ले जा सकता हूं, जैसे हमने सीखा हुआ है कि नेगेटिव पावर का क्या मतलब होता है। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको y माइनस कॉमन निकालूंगा, 2a + 3 भी लिख सकता हूं यहाँ पे अपने पास। तो जब मेरे पास नेगेटिव पावर आ गया तो मेरे पास 1/y 2a + 3b का पावर आ जाएगा। ये भी मेरे पास इसका सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, आई होप जो डिस्कशन हमने किया वो उसके कॉन्टेक्स्ट में आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ कौन सी चीजें आपने याद रखनी है, कौन सी चीजें आपने समझनी है। 2 1 के बराबर होता है, ये आप समझेंगे तो आपको पूरी, बस इसको एक बार सिक्वेंशियली समझिए। 2 1 = 1/2, 2 -2 = 1 2/2, 2 1 = 2, 2 2 = 2 square, 2 3 = 2 cube, 2 -3 = 1/2 cube। ये बेसिकली डिस्कशन है। और अगर मेरे पास रूट है कहीं पे, nth रूट, तो उसका पावर इक्विवेलेंट का मतलब होता है 1/n पावर। ठीक है, रूट फॉर्म मींस रूट ऑफ nx का मतलब होता है x रेज़ पावर 1/n। ये मैंने आपको सारे डिस्कशन में ऑलरेडी सारा समझाया हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, बस क्लास काफी लंबी हो जाएगी अदरवाइज। बस कॉन्सेप्ट्स को एक बार आप रिविजिट कर लीजिएगा। ये एक बार देख लेते हैं जो मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जांपल 6, सिक्स्थ रूट a4b x6 a2/3 x -1 और -b। ठीक है, कोई भी आपको इसमें जरूरत नहीं है कुछ कंफ्यूजन है कि आप जो पढ़ा है उसको यूज कर लीजिए। मेरे पास जो सिक्स्थ रूट है इसका पावर क्या होगा, 1/6। इसके डेफिनेशन के हिसाब से इसका पावर 1/6 होना चाहिए। 1/6 पावर मीन सिक्स्थ रूट। कैसे मैं इसको लिखूंगा, a4b x6 और होल रेज़ पावर बाय 1/6। ठीक है, और यहाँ पे मैं करूंगा फोर्थ लॉ अपना यूज, ये पावर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो a -2b/3 और x मल्टीप्लाई करेंगे तो b। ठीक है, आ गया इतना। यहाँ पे जो ये होल पावर है, यहाँ पे फिर से फोर्थ लॉ यूज कीजिए, a 4b/6 और x 6 × 6 मेरे पास 1 ही हो गया। ठीक है, a 2b/3 और x मेरे पास b हो गया। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब यहाँ पे कौन सा रूल यूज करेंगे, एडिशन वाला रूल, बिकॉज ये नंबर है, इसका पावर है, सेम नंबर का ये पावर है, इस नंबर का इस नंबर का ये, तो मैं पावर्स को सिंपली ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली क्या कर लीजिए, पावर्स को ऐड कर लीजिए। जब पावर्स को ऐड करेंगे तो मेरे पास a 4b/6 -2b/3 और यहाँ पे जो x है x1 + b। अगर मैं यहाँ पे देखूं a रेज़ पावर 0 बन जाएगा और यहाँ पे x1 + b, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x1 + b ओनली। ठीक है, ये कैसे 0 होगा आपको पता होगा, 12b - 12b डिवाइडेड बाय 18, तो 0 ही हो गया, तो ये मेरे पास 1 हो गया और ये मेरे पास x1 + b बच गया। ठीक है, ये अच्छी एग्जांपल है, इसको देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7, और ये आ भी सकती है, इसको थोड़ा गौर से देखेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ x
फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। क्वेश्चन कह रहा है कि x और रूट x इक्विवेलेंट तो है x रूट x रेज पावर x की। ठीक है, अब इसको आपने ध्यान से देखना है। x तो आप क्या करेंगे, इसको आप x ही लिख सकते हैं, इसको आप x 1/2 लिख सकते हैं बिकॉज ये स्क्वायर रूट है, ये हमने पढ़ा हुआ है। इज इक्वल टू ये, इसको आप x लिख सकते हैं, इसको आप x 1/2 लिख सकते हैं फिर से, और आपका पावर में यहाँ पे है x। तो अब अगर आप देखेंगे ये मेरे पास x है, ये भी x है, तो ये x1 + 1/2 हो गया, एडिशन रूल, फर्स्ट रूल यूज करके। ठीक है, और ये भी मेरे पास सेम x 3/2 ही हो गया, एडिशन रूल यूज करके, रेज पावर x। तो ये मेरे पास x 3/2 हो गया, और ये मेरे पास x 3/2 x हो गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए मेरे पास यहां से मैं कैसे अप्रोच करूंगा। ये मुझे, हाँ ये मेरे पास ऐसे हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं मेरे पास ये x 3/2 ही हो गया, तो यहाँ मेरे पास क्या है, पावर्स 2 है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फोर्थ रूल, मेरे पास 3x/2 आ गया। अब अगर मैं गौर से देखूं मेरे पास x रेज पावर 3/2 इज इक्वल टू x रेज पावर 3x/2, तो इसका मतलब ये मेरे पास इक्वल होंगे ये दो। 2 रेज पावर x इज इक्वल 2 रेज पावर y का क्या मतलब होता है, x इज इक्वल टू y, ये तो कॉमन सी बात है। तो 3/2 इज इक्वल टू 3x/2 और x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे आप इस चीज को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो रूल और रूल के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स को आपने सही से पढ़ना है, रूल से ज्यादा जरूरी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स है, रूल उतने ज्यादा जरूरी नहीं है, जितने जरूरी आपके कॉन्सेप्ट्स है वो ज्यादा जरूरी है, रूल आपके कम जरूरी है। ठीक है, ये एक लास्ट देख लेते हैं और उसके बाद कल हम आएंगे एक्सरसाइज की तरफ। मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और कुछ आप खुद करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, रूट ऑफ 9 रेज पावर -7 into root of 3 raised power -5 is equal to 3k। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है 3 के पावर में, ताकि फिर मैं पावर्स को इक्वेट करके k की वैल्यू निकालूं। ठीक है, क्या मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। जो मेरे पास √9 मेरे पास है, मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूं, √3 into √3। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं, ठीक है यहां पे लिख सकता हूं। अब अगर मैं देखना चाहूं मेरे पास, अब अगर मैं देखना चाहूं, मुझे वहां से 3k दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को 3 के पावर्स में ले आना है, ताकि मैं आगे उसको इक्वेट कर सकूं। तो मैं इसमें कौन सा रूल यूज करूंगा, रूल 4। ठीक है, रूल 4 क्या है कि अगर मेरे पास पावर में उसको स्प्लिट कर सकता हूँ, मेरे पास √3 -7 हो गया, √3 -7 हो गया, और √3 5 हो गया, -5 रादर हो गया, इज इक्वल 3k। अब मैं फिर से कौन सा रूल करूँ, एडिशन रूल करूंगा, मेरे पास √3 है, तो √3 19 हो जाएगा, -19 हो जाएगा। ठीक है, √3 -19 हो गया मेरे पास, मैंने ऐड कर लिया सिंपली। अब यहाँ से आप देखिए कि अब मुझे वहां से तो 3 के पावर है, यहाँ से √3 की पावर है, तो इस रूट को खत्म करूंगा। आपको पता है कैसे खत्म होगा, 3 रूट का मतलब होता है 3 1/2, आपको पता है ऑलरेडी ये। सेकंड रूट ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, 8 रेज़ पावर 1/2, हमने बाय डेफिनेशन पढ़ा हुआ है जब हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल ली थी। ठीक है, तो मेरे पास 1/2 और ऊपर पावर क्या है मेरे पास -19। अब यहाँ पे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ थर्ड लॉ यूज करके, तो 3 - 19/2 इज इक्वल टू 3k। तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, k इज इक्वल -19/2, तो मेरे पास आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं, यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं। बाकी ये जो उसने लिखा है सब एक बार पढ़ ले, कोई हर्ज नहीं है पढ़ने में, लेकिन हमने जो डिस्कशन करी है एक तो फ्रैक्शन वाली और एक ये वाली, तो नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसको एक बार देख लेंगे, बिकॉज उसके बेसिस पे ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और लॉगरिथम के लिए भी आज की क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रैक्शन और आज का जो क्लास है उसको एक बार डिस्कशन को अच्छे से देख लीजिए, खुद एक नंबर लाइन बना के 3 या 4 की पावर्स में कुछ वैल्यूज अराइव कीजिए, ताकि आप इन एक्सप्रेशंस का मतलब समझ पाए, इन एक्सप्रेशंस का
मतलब समझ पाए और आपके लिए मेयर टर्म्स ना हो, आप इनको कोई वैल्यू असाइन कर सके। ठीक है, तो आप एक बार कर लीजिए अपने पास, एक बार आप अपने पास कर लीजिए ये आज और फ्रैक्शंस वाला टॉपिक स्टडी। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट क्लास दिखाऊंगा उसमें मैं इस एक्सरसाइज के 1C के क्वेश्चंस दिखाऊंगा, प्लस कुछ क्वेश्चंस आपको घर में सॉल्व करने के लिए दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़िए और ये क्लासेस दो एक बार देख लेना। ठीक है।